नमस्कार। हमारे खास कार्यक्रम हेल्थ मंत्र एक डॉक्टर की कहानी में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। आज हमारे साथ हैं डॉक्टर SD शर्मा, हेड ऑफ द डिपार्टमेंट पीडियाट्रिक्स, और उनके साथ साथ जो कि हैं सुपरिटेंडेंट JK लॉन हॉस्पिटल। डॉक्टर साहब, आपका स्वागत है। डॉक्टर शर्मा, बच्चे तो सबको बहुत प्यारे होते हैं। बिल्कुल बिल्कुल। और आपने इसी में स्पेशलाइज करा जी। तो एक तरह से तो मैं शायद समझ सकती हूँ कि भाई हम लोग बच्चों में अपना जीवन देखते हैं, लेकिन उसके बावजूद भी उसके साथ साथ एक बड़ी टफ फील्ड है ये। क्या डिसीजन रहा आपका कि भाई मैं MBBS करने के बाद चाइल्ड स्पेशलिस्ट बनूँ, पीडियाट्रिक्स में जाऊँ? क्यों? देखिए, बहुत अच्छा सवाल किया आपने। मेरी जिसको कहते हैं कि रग को छू लिया आपने। जब हमने MBBS किया, हम लोग टॉपर थे अपने बैच के, डॉक्टर समीन शर्मा और मैं। समीन ने आज USA का बहुत बड़ा कार्डियोलॉजिस्ट है। दोनों ने MBBS साथ ही किया, एक साथ ही पढ़ते थे। और जब MBBS के बाद 1 साल की इंटर्नशिप के बाद में जब समय आता है चूज़ करने की ब्रांच MD के लिए, तो एक चैलेंजिंग फील्ड था। डॉक्टर समीन ने मेडिसिन चूज़ की। मेरे सामने एक था कि मैं एक रूरल बैकग्राउंड से आता हूँ, हालांकि वो भी रूरल बैकग्राउंड से था, लेकिन उसने सोचा अपने हिसाब से कि वो बड़ों में करेगा। मेरे शुरू से दिमाग में था कि मुझे तो बच्चों के डिपार्टमेंट में ही जाना है। और उस टाइम तक जब हम एंट्री हुई थी हमारी, आई एम टॉकिंग ऑफ 1979 की बात है, 78 में वी कंप्लीटेड आवर इंटर्नशिप। उसके बाद 78 में हम लोगों को समय मिलता है, यही समय था सितंबर में, हमको चूज़ करना था अपना सब्जेक्ट। उस टाइम पे हमारे जो सीनियर्स हुआ करते थे वो सब मेडिसिन में जाया करते थे, लेकिन बहुत कम थे जो बहुत कम चाइल्ड स्पेशलिस्ट, बिकॉज एक नेग्लेक्टेड ब्रांच थी, बहुत लोग जानते नहीं थे। और जो मैं एक एस्टोनिशिंग फैक्ट बताता हूँ कि छोटे छोटे बच्चों को भी, न्यूनेट्स को भी बड़ों के डॉक्टर देखा करते थे हमारे। पहले ये था ही नहीं, ये कॉन्सेप्ट ही नहीं था। और केवल वो तो जो जिनका नाम था तो वो फिजिशियंस का ही नाम था। लेकिन डॉक्टर शर्मा, एक चीज़ मैं आपसे पूछूं, जब आपने डॉक्टर बनने की क्यों सोची? क्या तब भी पीछे यही था कि बच्चों का इलाज कर सकूं? डॉक्टर परिवार में बहुत सारे डॉक्टर हैं। बच्चों का जब सोचा तब क्यों नहीं, पहले डॉक्टर बनने का सोचा। तब तो मैं एक गांव से, मैं बसवा, एक दौसा जिले में एक बसवा प्लेस है जो कि अलवर और जयपुर दौसा जिले के बॉर्डर पे है, और अच्छा टाउन है, हिस्टोरिक टाउन है। वहाँ से हमने मेरी प्राइमरी एजुकेशन की है। हाई स्कूल है हमारे वहाँ किले पे, वहाँ से मैंने मेरा सेकेंडरी स्कूल पास किया। मैं बोर्ड में टॉप, हमारे स्कूल को टॉप किया, और बोर्ड में 22nd पोजीशन आई थी मेरी उस टाइम पे। जबकि गांव में हमारे मैथ्स के टीचर ही थे, मेरे पास थी साइंस मैथ्स। अब मेरे पास मुश्किल आई कि मुझे डॉक्टर बनना था, वहाँ बायोलॉजी सब्जेक्ट नहीं था। फिर 10th मैंने सोच लिया मुझे तो बनना तो डॉक्टर ही है। उस टाइम पे सब्जेक्ट 9th में लिया करते थे। मैंने 11th में, मेरे फादर रेलवेज में थे और वो जयपुर थे, मैंने डिसाइड कर लिया कि मुझे सब्जेक्ट हायर सेकेंडरी में, उस टाइम पे ऑप्शन था कि आप हायर सेकेंडरी में भी बदल सकते थे। तो हायर सेकेंडरी में मैंने दरबार स्कूल यहाँ थी, आज वो नहीं है, वहाँ से हटा दिया गया है, लेकिन दरबार स्कूल में मैंने ज्वाइन किया और मुझे आराम से एडमिशन मिल गया क्योंकि टॉपर था। और मैंने बायोलॉजी चेंज की उसी समय। 9th-10th की बायोलॉजी को मैंने दोहराया गर्मियों की छुट्टियों में। और फिर मैं आपको बताऊँ कि हायर सेकेंडरी मैंने टॉप किया और मेरा वहाँ नाम था और बोर्ड में भी नाम आया। आप मतलब शुरू से ही पढ़ाई में बहुत अच्छे रहे हैं। उसके बाद महाराजा कॉलेज में एडमिशन मिला। फर्स्ट ईयर मैंने महाराजा कॉलेज से किया और हमारे बैच से करीब 6-7 हम डॉक्टर बने महाराजा कॉलेज से। बहुत बढ़िया। तो उनमें से डॉक्टर नेपालिया हैं, मैं हूँ, डॉक्टर माथुर हैं जो कार्डियोथोरेसिक सर्जन हैं। मतलब सभी हमारे राजस्थान की शान है, मैं तो ये कहूँगी। तो ये इसलिए हमने डॉक्टर, मैंने इसलिए सोचा था कि गांव में डॉक्टर की बहुत कमी थी। ये देखो मेरी उंगली दिख रही है आपको तिरछी, ये जब मैं छोटा था, ये 7th-8th में, तो मेरा एब्सेस बन गया था, तो डॉक्टर नहीं था और कंपाउंडर ने मेरी सर्जरी की थी। और वो कंपाउंडर मेरे बाद में जाके जयपुर भी आए, मैं उनको बताया करता था कि मेरे डॉक्टर होते तो मेरी उंगली तिरछी नहीं होती। तो वो मेरे को तभी से मुझे लगा कि गांव में एक डॉक्टर की बहुत ज़रूरत है। तो मैंने तभी ठान ली थी कि मुझे तो डॉक्टर बनना है, और मैंने हायर सेकेंडरी में इसीलिए सब्जेक्ट बदला। और मेरी इच्छा भगवान ने पूरी भी की। उस टाइम पे PMT नहीं हुआ करती थी, प्री मेडिकल टेस्ट, 12th के नंबरों से ही 12th में मैंने टॉप किया। तो आपको आसानी से एडमिशन, आपको और एडमिशन मिल गया हमारा MD में, SMS मिल गया, और हमने MBBS में भी टॉप किया, डिस्टिंक्शन लाए। इस तरह से हम डॉक्टर बने। और जो पीडियाट्रिक फील्ड मैंने जैसे बताया,
हमारे डॉक्टर सक्सेना हुआ करती थी, डॉक्टर शकुंतला सक्सेना। शी यूज्ड टू बी वेरी स्ट्रिक्ट, बहुत अच्छी डिसिप्लिन लेडी थी। उनका नाम बहुत था और हमने सोच लिया था कि मुझे बनना बच्चों का डॉक्टर ही है, क्योंकि उस टाइम तक बच्चों का डॉक्टर कोई जानता नहीं था कि एक रिकग्निशन आना चाहिए बच्चों के डॉक्टरों का भी। और वो समय आज आ गया कि अब हर कोई अपने बच्चों को, चाहे वो डॉक्टर है खुद स्वयं भी स्पेशलिस्ट, तो भी अपने बच्चों के डॉक्टर के पास ही लाता है। ये कॉन्सेप्ट में बदलाव आया है। बिल्कुल जी, और बहुत बड़ा और बहुत ज़रूरी बदलाव है, और इसी बदलाव का नतीजा है शायद कि जेके लॉन हॉस्पिटल। बिल्कुल बिल्कुल। हमारा जेके लॉन हॉस्पिटल राजस्थान में बच्चों के लिए एक मंदिर है एक तरह से। बिल्कुल बिल्कुल। क्योंकि वहाँ पर जिनके भी बच्चे हैं, भगवान उनको स्वस्थ रखे, हमारे बच्चों को बनाए रखे, लेकिन बीमारी में आपके पास ज़रूर आते हैं। कितने पेशेंट्स आते हैं, कहाँ से आते हैं, कितनी सुविधाएं हैं, ये सब हम आपसे जानेंगे एक छोटे से ब्रेक के बाद। हम ब्रेक के बाद अभी वापस आते हैं। आप लोग देख रहे हैं, जी हाँ, हेल्थ मंत्रा, एक डॉक्टर की कहानी। ब्रेक के बाद आप सभी का स्वागत है। हम अपने बच्चों को पूरा जहां देना चाहते हैं, चांद, आसमान और सूरज देना चाहते हैं, और जब बच्चे को थोड़ी सी खांसी भी हो जाती है तो सांसें माँ बाप की, दादा दादी, नाना नानी की रुक जाती हैं। ऐसे में जब हमारा बच्चा बीमार पड़ता है तो हमें लगता है कि उसकी अच्छे से अच्छी देख रेख हो, उससे अच्छा से अच्छा ख्याल रखा जाए। और जेके लॉन हॉस्पिटल बहुत सारे ज़रूरतमंद लोगों के लिए एक आखिरी पड़ाव है। कितने पेशेंट्स अमूमन आते हैं आपके पास एक दिन में? देखिए, मैं इससे पहले मैं बताना चाहूँगा कि ये हॉस्पिटल 80 में बना। सर पदमपत सिंघानिया जी थे जो जेके ग्रुप से आते हैं, उन्हें बना के दी बिल्डिंग। और हमारा 2 साल एमडी का एसएमएस में किया था, हमारा एक वार्ड हुआ करता था, और हमने जब हमारी फाइनल एमडी में आए तो हमने जेके लॉन में शिफ्ट किया। तब 2 यूनिट से चालू हुआ, मेडिकल की 2 यूनिट और सर्जिकल की 1 यूनिट। 3 यूनिट डॉक्टर सोगानी सर्जरी के हेड थे पीडियाट्रिक, और मेडिसिन के हेड थी डॉक्टर शकुंतला सक्सेना। आज कितनी यूनिट? और आज अगर हम उसको देखें तो आज देश का, न केवल प्रदेश का, सबसे बड़ा बच्चों का हॉस्पिटल है हमारा जेके लॉन। और इसमें वो सुख सुविधाएं, बच्चों की स्वास्थ्य की वो सारी सुविधाएं उपलब्ध है जो किसी भी सरकारी मेडिकल कॉलेज में भारत के में मैं समझता हूँ शायद ही हूँ। आज डॉक्टर साहब क्या होता है कि देखिए, हाँ, हमारे पास जो सहूलियत है जी, वो जब हम अपनी बढ़ती हुई पॉपुलेशन को देखते हैं तो वो कहीं ना कहीं कम ही पड़ती है, क्योंकि पॉपुलेशन जिस स्पीड से बढ़ रही है उस स्पीड से रिसोर्सेज नहीं बढ़ सकते। और जहाँ आती है बच्चों का सवाल तो वो चीज़ और भी डेलिकेट हो जाती है। तो कितने पेशेंट्स आते हैं और कितने बेड्स हैं, कितना आप उन लोगों की देखरेख कर पाते हैं? देखिए, जब आए तो जैसे मैंने कहा पहले 2 यूनिट थी, आज हमारे यहाँ 9 यूनिट बच्चों की हैं। 7 यूनिट मेडिसिन की है हमारे यहाँ, पीडियाट्रिक मेडिसिन की है। 1 यूनिट हमारी गणगौरी बाजार में है पीडियाट्रिक यूनिट की। 2 हमारी न्यूनेटल यूनिट जनाना हॉस्पिटल महिला चिकित्सालय है। इस तरह से मिला के टोटल 9 यूनिट्स हैं। और सर्जरी में हमारी 4 यूनिट होगी एक से। बेड स्ट्रेंथ को लें तो करीब 674 बेड्स, जो देश का सबसे अग्रणी अस्पताल है बच्चों की सर्जरी और मेडिसिन की मिला के, इतनी बेड्स हमारे यहाँ हैं, जिसमें से 190 हमारे सर्जरी की हैं और बाकी 484 बेड हमारे पीडियाट्रिक मेडिसिन के, जो देश का सबसे बड़े सरकारी अस्पताल। आमतौर पे कितने बच्चे होते हैं अस्पताल में? हमारे, अगर ये बहुत अच्छा सवाल किया, हमारे रोज में करीब एक बिना सीजन का जो टाइम होता है, नॉन सीजन इसको कहते हैं, सर्दी के टाइम में करीब 900 बच्चे प्रतिदिन, और सीजन पे करीब 1500 से 1600 बच्चे हर रोज हम आउटडोर में देखते हैं। और अगर एडमिशन लगाए तो करीब 40 से 50 हज़ार एडमिशन प्रति वर्ष हमारे जेके लॉन में होते हैं। और इनमें से आपको बताऊं, कभी जब से JSSY स्कीम आई है, न्यूनेट्स की संख्या बढ़ गई है। न्यूनेट्स की संख्या दुगनी से भी ज़्यादा हो गई है। और वो फैसिलिटीज, और करीब एट ए टाइम मैं बताऊं 150 नवजात शिशु हमारे जेके लॉन में आज की तारीख में मौजूद हैं, जो कि सब सिक, बहुत सीरियस आते हैं, दूर दराज से आते हैं। इस अस्पताल में कोई जन्म नहीं होता, यानी यहाँ डिलीवरी की फैसिलिटी नहीं है, वो तो जनाना हॉस्पिटल महिला में है। हाँ, ये तो बच्चों का सारे अस्पताल है बाहर से रेफर्ड केस हैं, सारे सीरियस आते हैं। और जो मौत का आंकड़ा है वो देश का सबसे अच्छा, यानी कम से कम मौत होती है नवजातों की भी, और बच्चों की तो कहने ही क्या है। सारी फैसिलिटीज हमारे मौजूद हैं। जैसा आपने कहा क्या क्या मौजूद हैं हमारे यहाँ बच्चों के लिए। बच्चों की सबसे बड़ी PICU, पीडियाट्रिक ICU, जो कि हमारे दानदाता द्वारा बनाई, डेरे वाला ट्रस्ट के द्वारा बनाई गई है, और देश की सबसे बढ़िया और सबसे बड़ी, और जिसको कि हमने
ISO से एक्रेडिटेड है सर्टिफाइड करा हुआ है, वेरी और गुड। अच्छे अपने आप में अच्छे हैं। भगवान ने चाहे कि जनरली ICU में मौतों का आंकड़ा करीब 50% होता है एवरेज, ऑन एन एवरेज, कि आधे 50% डेथ, लेकिन हमारे यहाँ 80% से ज़्यादा सीरियस से सीरियस बच्चे बचते हैं, जो बहुत ही कगार पे आते हैं मौत के, वो ही जाके उनकी मौत हो पाती है। वरना हमारे यहाँ जो फैकल्टी है, मैं दूसरी बात बताऊंगा कि ये तो हुई ICU, नियोनेटल ICU भी हमारे यहाँ सरकार की तरफ से 17 बेडेड नियोनेटल ICU सर, है, अक्सर सर्जिकल बेड नियोनेटल ICU है 17 बेडेड। सो नियोनेटल बेड्स की और सर्जिकल ICU बेड्स की बात करें तो देश का सबसे बड़ा ICU हमारे बच्चों की हमारे यहाँ है। और ये बहुत ज़रूरी है कि अगर हमारा नवजात शिशु किसी भी तरह उसका नॉर्मल बर्थ नहीं है या उसकी ज़िंदगी को खतरा है, तो जल्दी से जल्दी उसको लेके प्रॉपर फैसिलिटीज़ और प्रॉपर मेडिकल केयर के अंदर लेके आए। और ये चीज़ हमारे लोग समझने लग गए हैं, बिल्कुल समझने लग गए। यही तो मैं बता रहा था कि लोगों में वो समझ आ गई कि अब हर बच्चे को, एक तो देखो फैमिली वेलफेयर का समय है, 1 या 2 बच्चे का जो नॉर्म है, हर बच्चा माँ बाप के लिए ज़रूरी हो गया। पहले तो ये था कि बच्चे ज़्यादा होते थे तो शायद कम केयर करते थे, अब उनकी पेइंग कैपेसिटी भी हो गई है, अब वो आना भी आराम से आ जाते हैं। मैं कहता हूँ नवजातों के लिए तो बून है। मैं समझता हूँ देश में इससे बढ़िया योजना शायद किसी भी देश में नहीं होगी, जहाँ नवजातों का इलाज टोटली फ्री है, आना जाना उनका फ्री है, चाहे रेफरल है तो उनका वाहन भी फ्री है, मदर्स की डिलीवरी फ्री है, इंस्टीट्यूशनल डिलीवरी। और मुझे लगता है कि जैसे जैसे इन्फेंट मोर्टेलिटी रेट हमारा और डाउन जाएगा, वैसे ही धीरे धीरे करके पॉपुलेशन भी कम होगी। लोगों को ये भरोसा होगा कि भाई अगर 2 बच्चे हैं तो 2 बच्चे बड़े होंगे, आगे चलेंगे, ठीक होंगे। क्योंकि अक्सर ये देखा गया है कि लोग, क्योंकि इन्फेंट मोर्टेलिटी रेट बहुत ज़्यादा है, तो लोग ना भाई 2-3 बच्चे हो जाए, क्योंकि एक ना एक बच्चा तो खास करके ड्यू टू अदर रीजंस ऑफ इन्फेक्शन और डिफेक्टिव बर्थ सर्वाइव नहीं कर पाता है। डॉक्टर साहब, जैसे भी आपने बताया कि भाई बच्चे सब दूर दराज के इलाकों से आते हैं, एक प्रश्न आपसे पूछना चाहूँगी, जो बीमारियां आप देखते हैं वो मतलब किसके कारण होती है? मेरा इसका बड़ा स्पेसिफिक रीज़न है, मैं ये पूछ रही हूँ, क्योंकि क्या वैक्सीनेशन जो कि एक बहुत ज़रूरी है शिशु की हेल्थ के लिए और आगे होके बड़े होके कि वो एक एबल सिटीजन बने, और सरकार इसके लिए बहुत प्रयास भी करती है, क्या माँ बाप हर तरह की वैक्सीनेशन का इम्पोर्टेंस समझ के टाइम पे लगवाने लगे हैं, या उनकी रिपरकशंस के कुछ पेशेंट्स आपके पास आते हैं? बहुत अच्छा सवाल आपने दोबारा किया कि जो बच्चे बीमार हो रहे हैं उनका मूल कारण क्या है। ये आपने बहुत, देखो मैं कुछ बातें बताऊंगा मूलभूत, जो मेरे दर्शक देख रहे होंगे वो, ये मैं उनके लिए भी एक मैसेज है कि छोटी छोटी कारणों से, रूढ़िवादी विचारधारा, अंधविश्वास, उनके कारण बच्चे बीमार हो जाते हैं, या नॉलेज की कमी, अवेयरनेस की कमी। सरकार की तरफ से मैं कह रहा हूँ कि कोई कमी नहीं है कहीं भी, पूरे राजस्थान प्रदेश में सब तरह की फैसिलिटीज है, आज से नहीं काफ़ी दिनों से हैं। टीकाकरण की फैसिलिटी है, मदर्स की डिलीवरी सिस्टम, इंस्टीट्यूशनल डिलीवरी के लिए पूरी फैसिलिटीज हैं, मदर को डिलीवरी के लिए पैसा दिया जाता है, इंस्टीट्यूशनल डिलीवरी का, लाने वाले को पैसा देते आगे हैं, तो हमें ही आना लेकिन पड़ेगा। आगे हमें ही अवेयर करना है कि जो बच्चा डिलीवर होता है, तो माँ जब प्रेग्नेंट होती है उसको 2 टीके अवश्य लगवाएं, सबसे जरूरी टेटनस के टीके, उसका खान पान का ध्यान रखें, उसके 3 मिनिमम एंटीनेटल चेकअप्स डॉक्टर के द्वारा हो, और बच्चा जब पैदा हो जाए, हाँ, 1 मिनट, बच्चा जब पैदा हो जाए तो उसका क्या टीकाकरण रहे जो एकदम मैंडेटरी और कंपलसरी है, ये हम आपसे जानेंगे छोटे से ब्रेक के बाद। हम ब्रेक के बाद अभी वापस आते हैं, आप लोग कहीं जाना नहीं। ब्रेक के बाद आप सभी का स्वागत है। बच्चे की सेहत माँ बाप की जिम्मेवारी है, और अगर आप किसी भी तरह अपनी जिम्मेवारी को ठीक से नहीं निभा रहे, बच्चे का टीकाकरण सही समय पे नहीं करवा के, तो ये बहुत बड़ी भूल है। आइए जानते हैं डॉक्टर शर्मा से कि कौन से टीके कब लगने चाहिए और उनको हम लोग किस तरह याद रखें। क्योंकि डॉक्टर साहब, मैंने वाकई ये सुना कि जी भूल गए। देखिए ये बहुत बड़ा सवाल है, आप सही कह रहे हो। हर माँ बाप जानते हुए भी, कई जो अनजान है कुछ जानते हुए भी नहीं लगवाते। उनके लिए मेरा मैसेज है कि पहला बच्चा पैदा होते ही पहला टीका माँ का दूध है, माँ का दूध अवश्य पिलाएं, 6 महीने तक केवल माँ का दूध, और 2 साल तक पिलाते रहें, ये तो पहली बात हुई। दूसरा, जन्म पे उसको 3 तरह के टीके लगते हैं, एक तो BCG, ओरल पोलियो और हेपेटाइटिस B, सभी सरकारी अस्पतालों में फ्री ऑफ कॉस्ट लग रहे हैं, वो अवश्य लगवाने चाहिए। उसके बाद 6 सप्ताह पर, जब वो 1.5 महीने का होता है, तो यही तीनों चीज़ें, एक तो BCG हट जाएगा, पोलियो, DPT, हेपेटाइटिस B का पहला टीका 2.5 महीने पे वही 20 DPT, पोलियो ये लगेगा। उसके बाद तीसरा जो टीका 3.5 महीने पे लगना है,
वो वही डीपीटी और पोलियो, साथ में तीसरा हेपेटाइटिस का टीका तब भी लगाया जा सकता है या 6 महीने बाद भी लगाया जा सकता है। इसके बाद 9 महीने पे खसरे का टीका, 15 महीने पे MMR, और इनके अलावा जो वैकल्पिक टीके हैं वो भी सभी माँ बाप को लगवाने चाहिए। ये मैंडेटरी है। मैंडेट। अब जैसे भी आपको तो डॉक्टर साहब याद है, अब हमारे को तो नहीं पता जी, तो कुछ एक कार्ड वगैरह ऐसा होता है जिसपे लिखे होते ताकि माँ बाप और कुछ नहीं तो उसको अपनी घर में एक ऐसी जगह टांग ले कि हाँ भाई ये वाला फलानी तारीख को लगा था तो ये वाला अब इस तरह। आपने बहुत अच्छा सवाल किया। बच्चा जब पैदा होता है उसको कार्ड दिया जाता है, उसमें सब चीजें मेंशन, प्राइमरी हेल्थ केयर सेंटर में मिलता है, सब जगह एवरीवेयर। आशा सहयोगिनी के पास भी होता है, हमारी आंगनबाड़ी वर्कर के पास है, और वो कार्ड कॉम्प्रिहेंसिव कार्ड है, उसमें सब कुछ है, खाने पीने टीके के बारे में सब कुछ लिखा होता है। उस कार्ड को अवश्य पढ़ें, देखें, और अपने बच्चे का टीकाकरण और पोषण दोनों के बारे में उसमें सब चीज़ जानकारी है, उसको अवश्य पालन करें। डॉक्टर साहब एक बात पूछती हूँ आपसे, अब अगर हमारे को चोट लगती है या हम बीमार हैं तो भाई हमें तो पता है कि भाई ये सफाई करते हुए दर्द भी होगा, दवाई भी लेनी पड़ेगी, लेकिन आपके पेशेंट्स को तो नहीं पता होता, वो तो उनकी तो केयर करना सर आपको बहुत ज़्यादा प्यार, बहुत ज़्यादा पेशेंस चाहिए होगी। कैसे अपने ये छोटे छोटे पेशेंट्स को, इन बच्चों को हैंडल करते हो? बहुत इसके लिए आर्ट होती है बच्चों का। जैसे मैंने कहा, बच्चों को हैंडल करना ही एक आर्ट है। माँ बाप को ही नहीं पता होता कि क्या उनकी तकलीफ है। बिल्कुल सही। वो तो न बोलना जानता न बताना जानता, वो तो खाली अपने आव भाव से, यहाँ तक कि छोटा बच्चा तो रोक के बताता, रोने से हमको पता लग जाता है क्या बीमारी होगी। तो बच्चों को हैंडल करना, और ये कुछ नहीं है कि बच्चों को बैठाना है, लेटा के देखना है। आप किसी भी रूप में, जिस रूप में भी बच्चा दिखाने को तैयार है, छोटा बच्चा तो गोद में भी हम एग्जामिन करते हैं, बड़ा बच्चा तो लेटा के भी दे सकते हैं। उसको प्यार से पहले उसको थोड़ी देर के लिए हम उसे कॉन्टैक्ट करते हैं। तो बच्चों के लिए टॉफ़ी भी हम जेब में रखते हैं लुभाने के लिए, तो रोता हुआ बच्चा भी टॉफ़ी देखते ही चुप हो जाता है। पहले इसको बात करना, उसे टैकल करना, उसे नेगोशिएट करना पहले ज़रूरी है, बजाय उसकी बीमारी पूछें, क्योंकि बीमारी का पता पेरेंट्स बता दें। बड़ा बच्चा है तो इसमें कोई डाउट नहीं, खुद भी बता देता है। छोटे बच्चों को देखना है कि अपने आप में आर्ट है, और वो आर्ट हर डॉक्टर को सीखनी है। बच्चों को डॉक्टर को तो आती है, और उसको भी बहुत ज़रूरी है कि वो बच्चों को किस तरह टैकल करे, और बहुत आसान है। मैं समझता हूँ मैं भाग्यशाली हूँ कि मैंने ये डिपार्टमेंट चूज़ किया। बहुत मज़ा आता है बच्चों से बात करने का, बीमार बच्चों से भी बात करें। आधे बच्चे तो बात करने से ही हमारे ठीक हो जाते हैं, उनकी प्रॉब्लम को सुनने मात्र से। बड़े बच्चे हैं तो छोटे बच्चों को माँ बाप को बताते हैं हम कि देखो इसको ये करना है, बच्चा रो के ही बताता है। ज़्यादातर माँ बाप की कंप्लेंट होती है 1 साल से सब रोता रहता है, और वो अपनी मर्जी से उसको कभी गुट्टी दे देती है, कभी कुछ दे देती है। ऐसा नहीं करें, सेल्फ मेडिकेशन नहीं करना चाहिए उनको, और केवल डॉक्टर के पास जाना चाहिए। पहले डॉक्टर अपने आप समझ लेगा कि क्या प्रॉब्लम है। डॉक्टर साहब ये तो आपने बात करी बच्चों की, बच्चे के दर्द है तो रो रहा है, दर्द बंद होते ही वो तो चुप हो जाएगा, या भगवान नहीं करे चोट लगी है या कोई इमरजेंसी है, ब्रीदिंग प्रॉब्लम है। लेकिन सर जहाँ माँ बाप कंसर्न है जी, एक तो वैसे ही बच्चे के ऊपर अब माँ बाप को चिंता दुगनी खाती है जी। पहली बात तो एक चिंता बच्चे की, और दूसरी बात माँ बाप कहीं ना कहीं जिम्मेवार महसूस करते हैं, अरे यार जब इसको 2 दिन पहले खांसी थी तब नहीं लेकर आया। तो वो सारा का सारा जो एक गिल्टी कॉन्शियंस और चिंता होती है ना, वो गुस्से में बन के डॉक्टर पे फूट के पड़ती है। और जेके लॉन में आप सुपरिटेंडेंट भी हैं जी, रोज आपको बहुत सारे ऐसे केसेस हैंडल करने पड़ते होंगे, तो कैसे आप पेरेंट्स को कैसे टैकल करते हैं? देखिए बच्चा तो फिर भी आसान है, अच्छी बात की पेरेंट्स को भी हमें सबसे पहले समझाना पड़ता है कि देखिए बच्चा सभी के बीमार है, और जितने हमारे लाइन में होती है, आप कभी आके देखो, हर माँ बाप को चाहे कि वो जल्दी में आए। उनको हम लोगों ने एक सिस्टम बना रखा है, हम हमारे गार्ड को, हमारी बाइयों को जो बाहर बैठे थे बताते हैं जो बच्चा बहुत छोटा हो, बहुत रो रहा, उसको पहले लेते हैं। इवन हमारे इंस्ट्रक्शंस हैं, कोई वीआईपी नहीं हमारे लिए, हमारे बच्चा ही वीआईपी है। अगर सीरियस है, बहुत सीरियस बच्चे को हम पहले लेते हैं। दूसरा, अगर कोई बच्चा खड़ा नहीं हो पा रहा, अपंग है, उसको पहले लेते हैं। और तीसरा, जो माँ बाप बहुत ज़्यादा जैसा आपने कहा बहुत ज़्यादा सेंटिमेंटल हो रहे हैं, तो उनको हम बैठा के पहले उनको बुलवाता हूँ। सबसे पहले मैं ये करता हूँ, और हमारी सभी फैकल्टी इसमें पारंगत है कि किस तरह टैकल करे, क्योंकि इतनी भारी भीड़। सर माँ बाप जितने ज्यादा अपसेट होते हैं ना, उतना देखा हमने बच्चा भी और ज्यादा अपसेट होता है, तो उनको भी टैकल करना जल्दी बहुत जरूरी है। बिल्कुल, वो तरीका है कि ये नहीं कि आप उसको धमका के बाहर करो। अगर कोई बहुत रो रहा है, कोई बाहर का आया है, गाँव से आया, मेरी बस निकलेगी, उनको हम बुलाते हैं पहले, सबके सामने कहते हैं भाई इसकी प्रॉब्लम मुझे सुनने दो, और फिर उनको भी हम समझाते हैं भाई 2 मिनट, ये बच्चे को ज़्यादा तकलीफ है, ये इसको जाना है या इसको स्कूल जाना है, तो मान जाते हैं। ऐसा नहीं कि जिसको समझाने से सब लोगों को समझ आती। तो ये मैंने कहा ना कि मरीज देखना अपने आप में कला है, उसकी बीमारी पकड़ना भी अपने आप एक आर्ट है, और फिर ठीक करना तो आर्ट है ही। और मैं समझता हूँ अच्छे बच्चे को डॉक्टर के पास जाने मात्र से ही
50% बच्चे ठीक हो जाते हैं बहुत और ही पेरेंट्स की जो एगोनी है वो काफ़ी कम हो जाती है, इसमें कोई डर है नहीं। बहुत ही अच्छी बात है, एक अच्छे चाइल्ड स्पेशलिस्ट के पास जाने से बच्चे 50% ठीक हो जाते हैं। और हमारे जेके लॉन अस्पताल में शायद द बेस्ट चाइल्ड स्पेशलिस्ट आर अवेलेबल। आपका बहुत बहुत शुक्रिया डॉक्टर शर्मा। थैंक्स। तो ये था हेल्थ मंत्रा एक डॉक्टर की कहानी। पिछले 2 महीनों में हमने आपको सवाई मानसिंह हॉस्पिटल, हमारे सरकारी अस्पताल और डॉक्टरों से रूबरू कराया, फैसिलिटीज़, उनकी चैलेंजेस कैसे टैकल करते हैं। ये ईटीवी का एक छोटा सा प्रयास था हमारे सरकारी अस्पताल और हमारे डॉक्टर्स को थैंक यू कहने का। बहुत मुश्किलों में वो लोग फिर भी हमारा ध्यान रखते हैं और हम लोग भी आगे से ख्याल रखें, थोड़ा सा संयम रखें, थोड़ा सा शांति बनाएं। जो हमारे साथ पेशेंट है वो भी हमारी तरह है, वो भी किसी तकलीफ़ में है। इंसानियत सबसे बड़ा धर्म है। और ये छोटा सा प्रयास, एक हेल्थ मंत्रा एक डॉक्टर की कहानी, आज हमारा समाप्त होता है। लेकिन हमारे डॉक्टर्स, हमारे सरकारी अस्पताल, हमारे सरकारी डॉक्टर्स और सभी डॉक्टर्स को ईटीवी परिवार की बहुत बहुत शुभकामनाएं और दिल से धन्यवाद। जय हिंद।